हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है वहाँ से जहाँ तजुर्बा बोलता है। ये है हमारा पहला एपिसोड और आज हमारे साथ इस एपिसोड में वो शख्स मौजूद हैं जिनकी परछाई में हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है और जिनकी बातों में आज भी वक्त थम सा जाता है। मेरे दादाजी, उनकी बातें आज भी दिल से जुड़ी हैं। वो एक शिक्षक रहे, वो एक पिता रहे और वो एक मार्गदर्शक भी रहे और आज हमारे इस पॉडकास्ट के पहले मेहमान भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। सबसे पहले दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन कैसा था और उस समय का माहौल कैसा था? हमारा बचपन जो था बहुत सादा बचपन था, सीधा बचपन था। माहौल बड़ा शांत था। उन दिनों आजकल की तरह कोई ऐसे साधन, विकास के साधन नहीं थे। बहुत गरीबी में दिन काटे हमने। खाने को नहीं मिलता था, कभी भूखे रहते थे, अकाल पड़ते थे। तो उस समय बड़ी विपत्ति से हमने अपना टाइम काटा। आपके माता पिता जो हमारे परदादा परदादी जी थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और वो क्या करते थे? मेरे पिताजी भी बचपन में लकवा पड़ने से विकलांग हो गए थे। एक आंख पिताजी की गायब थी और बचपन में हाथ पाँव बिल्कुल सू करके लकड़ बने थे, चल फिर कम सकते थे। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में उस समय पिताजी ने जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 पास किया और वो भी स्कूल केवल हमारे पूरे इलाके में एक स्कूल था, उखलकांडा, वहीं पढ़ते थे। और जूनियर करने के लिए पिताजी अल्मोड़ा गए। यहाँ जूनियर भी नहीं था, वो हालत थी उस समय। विद्यालय बहुत कम थे, पूरे उखलकांडा ब्लॉक में केवल एक प्राइमरी स्कूल था, उखलकांडा। पिताजी बताते हैं जब उनने जूनियर किया तो वहाँ पढ़ने के लिए वो अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा उस समय बाल मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन पिताजी बाल मिठाई को जानते भी नहीं थे। अंगुल लगाते थे, उसको दो उसको दो उसको दो, उसका नाम भी नहीं जानते थे। ऐसा समय था उस समय। तो जब वहीं पर जाके पिताजी ने उस पर अंगुली लगाई, बाल मिठाई पहचानते ही नहीं थे। तब दुकानदार ने कहा ये बाल मिठाई है, तब पिताजी ऐसे जानते थे। ऐसा पहले तक का समय जो था बड़ा सीधा साधा था। ना आने जाने के साधन थे, ना आजकल की तरह सड़कें थी, ना आजकल की तरह कोई सुविधा थी। अब लगा लो पिताजी जब अल्मोड़ा परीक्षा देने 8 पास की गए तो कितना विकट समय होगा। तो ऐसे 8 तक पिताजी शिक्षा ग्रहण की, बड़े विद्वान बने और 8 की शिक्षा पा करके भी वो बड़े बड़े महापुरुषों में बैठते थे। उनकी बड़ी इज्जत थी, विकलांग होते हुए भी उनका आदर सत्कार था। और आजकल का समय होता उनकी शादी ही नहीं होती। लेकिन उस समय को देख करके पिताजी ने गरीब परिवार से, वैसे गरीबी में हालत में दिन भी काटे, गरीब परिवार के होके गरीब परिवार से शादी की ईजा भी मेरी बड़ी सीधी शादी थी। तब आज ये जो दिन देखने को मिल रहे हैं उन्हीं की बदौलत मिल रहे हैं। पिताजी मेरे बड़े विद्वान थे, खूब जानने सुनने वाले थे। और ऐसे फिर धीरे धीरे करके उस समय कक्षा 8 की बड़ी इज्जत थी, तो पिताजी शिक्षक बने। जब पिताजी शुरू में शिक्षक बने, पिताजी को 37 रुपया वेतन मिलता था। अच्छा, 37 रुपया। 37 रुपया वेतन मिलता था पिताजी को। 37 से स्टार्ट किया और रिटायर होने तक 80 में गए। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे समय बीता। पिताजी विकलांग थे, घर का कोई काम नहीं कर सकते थे और बैठे रहते थे। केवल उतना ही हुआ जब शिक्षित होने के नाते वो अध्यापक बन गए। इस हिसाब से घर गृहस्थी थोड़ा गाड़ी आगे चलती थी और घर की देखरेख करने वाले मेरे ताऊ थे। लेकिन अकस्मात जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई। पिताजी ने कहा बेटा अब तुझे स्कूल नहीं पढ़ाया जा सकता है और घर का कौन देखता है। आजकल के जैसे होते मैं प्राइवेट कर लेता, लेकिन मुझसे उन दिनों ऐसा भी नॉलेज नहीं था कि भाई प्राइवेट करके भी आगे को बढ़ा जा सकता है। तो कक्षा 8 पास करके छोड़ा मैंने स्कूल, बस घर के गृहस्थी में जम गया। फिर दूसरे साल पिताजी ने मेरे ताऊ की बरसी की, उसके बाद मेरा ईगो पीट गया उसके साथ। बचपन में ही 15 साल का था मेरी शादी हो गई। अच्छा, 14 साल की मेरी वाइफ थी और 15 साल का मैं था। अच्छा, मैं ये नहीं जानता था कि वाइफ क्या चीज होती है। जंगल में जाते थे, घास लकड़ी जाते थे, न घास लकड़ी लाना न कुछ, भाई बहन की तरह खेल लगते थे, वैसे ही घर आते थे। ऐसे बचपन में शादी हुई मेरी। अच्छा।
और उसके बाद शादी का जीवन भी मेरा बड़ा संघर्षमय रहा। अच्छा। औरत पहले साल तो वो घर में उसका वो नहीं लगा, भागने वाली हो गई। हाँ। 1 साल तक भागती रही, लाता रहा, भागती रही। उसके बाद जब रहने वाली हुई तो उसमें भी मैंने बड़े संघर्ष बीते। अब एक बार ऐसा कहने में आया कि भाई, औरत से ऐसा कहते थे ससुराल वाले कि उसको यहाँ ला, उसको हम मार देते हैं, तुझे हम रख लेते हैं। अच्छा। तो एक दिन मुझे एक गधेरे में 7 आदमी ले गए। 7 आदमी ले गए तो उन्होंने मुझे घेरा हाँ। और धमकाया, अच्छा। लेकिन मैं डरा नहीं उनसे। उनको दिखलावा तो करता रहा कि मैं डर गया हूँ, हाँ। लेकिन मेरे दिल में था कि अगर ये मुझे मारेंगे तो 2-4 इनको को अपने साथ मार के ले जाऊंगा। कहेंगे यार साथों में एक 4 को तो अपने साथ ले ही गया हूँ। ये मेरे दिल में था। उनको शोर नहीं होने दिया मैंने। घेरा, उनने धमकाया मुझे। उनने कहा बता तू अकेला है, हम साथ हैं। मैं सुनता रहा उनकी। फिर बाद में जब वो चुप हो गए, मैंने कहा भाई और कहना है तुमको या कुछ मैं बोलूं? मैंने कहा बोलो, क्या बोलते हो? वो ये उनको ये घमंड था कि हम साथ हैं, ये हमारे लिए क्या कर लेगा। लेकिन मेरे दिल में वही था कि अगर ये मुझे चोट मारेंगे तो जाते जाते समझा तब मैं 3 तारीखों को अपने साथ ले ही जाऊंगा। मर जाऊंगा तो या तो और लड़का जमीनी में मरता है या औरत में मरता है। ये मेरे भाव थे। डर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था मरने से। हाँ। तो अब मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, तुम कह रहे हो हम साथ हैं, तू अकेला है। तुम साथों के लिए मेरे घर में 14 हैं और तुम्हारा गांव उठेगा तो मैं अपने पूरे गांव को लाके तुम्हारा तहस नहस करके तुम्हारे सारे मकान नीचे नदी में फेंकवा दूंगा। अच्छा। मुझे ये हिम्मत है। अगर ये झूठ बोल रहा करके देखते हो, मैं कल ही को 2-4 मेवाने को लाता हूँ या नहीं लाता हूँ, परीक्षा कर लेते हो तो छोड़ दो मुझे। अब रह गया धमकाने वाली बात तुम्हारी। मेरी औरत भाई भगने वाली हो रही है। जिसकी गलती देखूंगा उसको उसी समय बता जाऊंगा कि तू मेरी औरत को क्यों भगा रहा है, क्यों मेरा कारोबार उठा रहा है। हाँ। तुमको भी पता चलेगा। अभी मैं किसको अंगुल लगाऊं जब तक मैं अपने आंख से नहीं देखूंगा। ये मैंने उनको जवाब दिया तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। अब उनसे कुछ कहते नहीं बना। अब फिर मुझे कुछ साहस देखा। मैंने कहा भाई ये गधेरे में क्यों लाए हो? इस बात को तो तुमने वहां भी पूछ सकते थे तुम। हाँ। ये गधेरे में मुझे मारने के लाए हो, मारते हो तो मारो। इस गधेरे में क्यों लाए हो? इतनी बात पूछने के लिए तुम वहां नहीं पूछ सकते थे। ये प्रश्न पूछा मैंने। अब वो चुप जैसे हो गए। मैंने कहा क्या करना है बोलो। अब जो उनका बहुत सरदार था वो बोला भाई अब क्या कहें इससे, इसकी तो कोई गलती नहीं लग रही है, इसके लिए क्या करें? वो बोला। मैंने कहा जो कुछ करना है करो, तुम मारना है तो मारो, छोड़ना है तो छोड़ो। हाँ। अब उसने कहा यार इसकी गलती नहीं है। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे गांव में चाहे कुछ भी कोई बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं जिसको अपनी औरत को भगाने वाला ऐसा हाथ जैसा देखूंगा उसको उसी समय बता जाऊंगा मेरी कारोबार क्यों जा रहा है। अभी किसी से कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। और तुम मारने के लिए लाए हो तो मुझे मारो, यहाँ तुम्हारा क्या इरादा है? अब वो चुप हो गए। और उनमें एक लड़का बहुत डरा हुआ था। उससे उसके बॉस ने कहा यार इसकी गलती नहीं है, तुम हाथ मिला लो, तो इनसे मत डरना। वो मुझसे बहुत पीछे पीछे, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन वो डर रहा था तब उसने ऐसा माहौल बनाया था। अब वो चुप हो गए, हाथ मिलाया, हम चले गए। ये मेरी जिंदगी की पहली खास घटना थी ये। अच्छा। कि भाई मरने में मारने में क्या होता है, लेकिन उस समय कतरा खून था, मैं डरता किसी से भी नहीं था। अच्छा। तो सीधा हुआ। फिर बाद में औरत ठीक हो गई तो मायके भी नहीं जाती थी। अब मैं उससे कहता था मायके जा, तू तेरी अकेली बहन है, तू अपने माँ बाप की अकेली इकलौती लड़की है। वो कहती थी तुम चलते हो तो मैं भी जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ। मैंने कहा पिछले साल तक इतना साल भर परेशान किया, तब कहाँ थी ऐसी? अरे उन दिनों ऐसी लड़कपन था, ये था सो था ऐसे। मैंने कहा एक ही साल में तेरा लड़कपन दूर हो गया। ऐसे हम दोनों दिनों को बात होती रहती थी, ऐसे ही समय बीता। बाद में अचानक मायके वहां से उसका मेरे ससुराल से न्योता आया। हम दोनों दिन वहां गए। मैं तो वहां से बीमार होके घर आया, वो वहीं खड़े खड़े ही एक्सपायर हो गई। अच्छा, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, वैसे ही खड़े खड़े ही एक्सपायर हो गई। अच्छा। अब मैं बीमार इतना हुआ कि ये औरत मर गई है, पीपल हो गया है, मैंने जानी नहीं। अच्छा। रात के 3 बजे आए मेरे बिरादर लोग, भाई लोग, वहां उसके दफन करके
वो भी जिंदा है या वो भी मर गया है करके 3 बजे आए। जब मुझे जिंदा देखा तो तब उनको जरा शांति हुई। ऐसे माहौल देखे मैंने। अब मेरे भाग्य में मालूम क्या है। अब अभी देखो, उस समय को देख करके अब भी मेरे नाती पोते और नाती तक मैंने देख लिए हैं। अब भविष्य में जाने क्या होना होता है। पहले वाली जो दादी जी थी वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा जिंदगी में? जिंदगी में सभी कुछ फर्क पड़ा। जब वो एक्सपायर हुई तो साल भरी के अंदर में 2 दिनों में इतना प्रेम था कि मैंने दूसरी शादी करने के लिए ही मना कर दिया। और मेरे दिल में आया कि मैं संन्यास ले लूं। अच्छा। एक बार तो मैं घर से निकल भी गया था कि मैं घर से निकल जाऊं और संन्यास ले लूं, घर को त्याग दूं। अच्छा। लेकिन जो मेरे माता पिता थे, पिताजी विकलांग थे। मेरी आधार पर वो अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनको भरोसा था कि ये बच्चे बड़े होंगे, कुछ हमको सहारा देंगे। तो पिताजी का वो, मेरे अगर पिताजी विकलांग नहीं होते उस समय, शायद वो मैं सन्यासी ले लेता। ये जो आज दिख रहा हूँ ये नहीं होता, फिर तो जोगी बनता, जो जाने क्या होता। लेकिन पिताजी का वो आया, विकलांग हैं हम, संतान पैदा किए, पिताजी उनके समस्या हो जाएगी तो ये भी गलत विचार आ रहे हैं करके वो विचार त्याग दिया मैंने। ऐसे एक शोक में डूबा ही रहा। घर का काम काज सब छोड़ दिया मैंने। वह इधर उधर घूमता रहा। मेरी हालत देखे पिताजी ने उसी दम फिर दूसरी शादी कर दी मेरी। अच्छा। तब आपकी उम्र कितनी थी? अब पहली शादी मेरी 15 साल में हुई। 3 साल हो रही, 16, 17, 18, 19 साल में दूसरी शादी कर दी थी। अच्छा। तब अवस्था ठीक थी। तब मुझे पता चला कि औरत क्या होती है, औरत कारोबार क्या होता है। उस समय तो थोड़ा मुझे ज्ञान भी आ गया था दूसरी शादी होने तक। दूसरी शादी हुई तब आज जो तुम हो, ये दूसरी शादी के बदौलत ही फिर मेरे बच्चे हुए। 2 लड़कियां हुई, 2 लड़के हुए। हाँ। और फिर मैंने अपना जिंदगी फिर अच्छी तरह से गुजारी। अब उसकी याद तो आती रहती थी, लेकिन जहाँ फिर कारोबार फिर शुरू हो गया, फिर तो अपने बच्चे नाती पोते सब उन्हीं में दिल रम गया। वो दुख जरा कम हो गया पुराना। हाँ। और आपके बचपन की ऐसी कोई याद जो आपको आज भी याद आती हो, या फिर ऐसी कोई शरारत जो याद हो अभी भी आपको? हमारे समय में तो ऐसी शरारत का ऐसा कोई चांस ही ना था। हम तो अपने माँ बाप की इतनी कस्टडी में थे कि वो कोई शरारत करने भी नहीं देते। हम पिटाई भी बहुत खाते थे। भले ही मेरे पिताजी विकलांग थे, लेकिन हमको इतना कस्टडी में रखते थे, हम इधर उधर देख भी नहीं पाते थे। कोई शरारत का तो ऐसा उस समय माहौल ही नहीं था। अच्छा। शरारत के बजाय फिर ऐसा भी था कि अब मेरी तो बचपन से आदत भी ऐसी रही। शयानवी में उठता था, शयानवी में बैठता था, शयानवी की बातें सुनता था। शरारत करने का तो, लड़कपन का तो कोई मेरी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला मुझे। फिर पिताजी इतने सख्त थे कि शरारत नाम की अगर जरा सी भी चीज अगर वो देखते तो शायद वो हमारी शामत आ जाती। इस डर से भी शरारत हम कभी कर ही नहीं पाए। और पहले स्कूल पढ़ा, ने स्कूल में शरारत की, लेकिन घर गृहस्थी में जमे तो घर गृहस्थी में जम गए। फिर तो जिम्मेदारी आ गई, शरारत का कहाँ मौका मिलता। अच्छा, आपके बचपन में आप कौन कौन से ऐसे खेल थे जो आप खेलते थे? बचपन में तो हम विशेष उस समय ऐसे वो नहीं थे। बचपन में जब हम छोटे थे तब तो हम गिल्ली डंडा खेला करते थे। अच्छा। वही सबसे वो था। और ज्यादा से ज्यादा कबड्डी खेलते थे। अच्छा, कबड्डी खेल। कबड्डी खेलते थे। 2 खेल बड़े फेमस भी, प्रिय भी थे उस समय। अच्छा। उस समय जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूलों की क्या स्थिति रहती थी? कितना दूर रहता था स्कूल? क्या मतलब कैसे रहता था? अब उस समय तो स्कूल दूर ही थे। खैर पिताजी के जमाने में तो स्कूल थे ही नहीं। एक स्कूल था बस हो गया। हाँ। लेकिन हमारे जमाने में हर गांव में एक एक प्राइमरी था और जूनियर था केवल एक गली में। पूरे इलाके में एक गली में दूर दूर के लोग आते थे, वही डेरा जमाते थे। जूनियर गली में था, हाई स्कूल इंटर उखलकांडा था, और कहीं स्कूल ही नहीं थे। वो समय था हमारे जमाने में। दूर दूर के उखलकांडा में भी करीब 1000 2000 बच्चे होते थे। टीचर भी अच्छे थे, शासन में रहते थे। आजकल का जैसा है, आजकल के एकदम ही अपोजिट था। उस समय तो बच्चे भी स्कूल में बड़े अनुशासन में रहते थे, कोई चिंता भी नहीं कर पाता था। और पढ़ाई बड़ी ढंग से होती थी, खूब ध्यान लगा के टीचर भी बड़े अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। खाली वैसे शरारत करने या आजकल की तरह गुंडागर्दी करने का तो उनको कहीं चांस ही नहीं मिल पाता था। अच्छा। और उस समय पे आपके मनोरंजन के क्या क्या साधन हुआ करते थे?
अब मनोरंजन के तो कुछ नहीं थे, ऐसे ही नाच गाना ज्यादातर यही चलते थे। ज्यादा ज्यादा सभ्य समाज में हारमोनियम, तबला, गाना बजाना ये था। और अच्छा। कोई फंक्शन हो जाते, कोई कामकाज जैसे आजकल हो जाते हैं, डीजे फीजे कुछ नहीं थे उस समय। उस अच्छा। समय तो रात भर औरत महिलाएं चांचरी भैनी इन चीजों को गाते थे, इनमें ही मनोरंजन करते थे, सारी रात बिता देते थे। और उस समय मेल इतना था आदमियों में, बहुत ही ज्यादा था, पता नहीं चलता था कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा। सब काम जो भी करते थे मिल के करते थे। अच्छा। उस समय की कोई झोड़ा, कोई चाँचरी अगर आपको याद हो तो आप सुनाना चाहेंगे तो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। हिमापन चाना हिमापन चाना तिलदार बोला, हिमापन चाना हिमापन चाना तिलदार बोला, दो तारीख तारा हिमापन चाना, दो तारीख तारा डे ऑन राना दिन बरापन जाना आनी रो बहारा, हिमापन जाना हिमापन जाना आनी रो बहारा। इस तरह उसको आगे बढ़ाते रहते थे, सारी रात एक गाने में बिता देते थे। आपके मन में शिक्षक बनने का विचार कैसे आया? देखो, शिक्षक तो मैं स्वप्न में भी ये नहीं सोचता था कि मैं शिक्षक बनूंगा। अच्छा। मैंने तो जब से स्कूल छोड़ा, जब स्कूल ही नहीं पढ़ पाया तो शिक्षक का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता था। हाँ। लेकिन जिसके भाग्य में जो होता है वो होके रहता है। हाँ। मुझे स्वप्न में भी विचार नहीं था कि मैं अध्यापक बनूंगा। तो उस समय मैं तो ग्वाला था, न अच्छी तरह खाने को अन्न मिलता था, रहने को घर तो हुआ ही, कपड़े भी नहीं मिलते थे। मुझे ऑर्डर आ गया तो मैंने वो समय देखा कि मांग के कपड़े ले गया मैं किसी दूसरे से। अच्छा। कुर्ता पैजामा टोपी उससे मांगा, जूता तक मांगा मैंने उसे। अच्छा। तो सब लेके तब मैं चार्ज लेने गया। जब वहाँ चार्ज लेके आया तब मैंने अपने लिए कपड़े बनाए। फिर स्कूल के लिए तो अब घर में तो फटे पुराने से चलता था, लेकिन स्कूल के लिए तो अब थोड़ा चाहिए ही था। हाँ, स्कूल के लिए तो इसलिए। तो तब मैंने स्कूल के टाइप के कपड़े बनाए, जूता बनाया। जूता मैंने उस दिन से शुरू किया, पहले मैं जूते भी नहीं पहनता था। अच्छा। उतना पैसा ही नहीं होता था उतना शौक शाम करने के लिए। और अच्छे कपड़े और जूता मैंने जब नौकरी में लगा तब पहना। अच्छा। ऐसा समय देखा, फिर नौकरी में लग गया। तो उस समय पिताजी भी नौकरी में थे, दो बाप बेटों ने, हमने 3 साल तक एक साथ नौकरी की। अच्छा, एक साथ भी पढ़ा आपने? पिताजी के नौकरी में रहते ही मैं नौकरी में लग गया था। 80 मिलती थी पिताजी को, 80 तब मुझे भी मिली। 80 से शुरुआत हुई मेरी। अच्छा, 80 रुपए पर महीना? पर मंथ 80 रुपया मिलता था। अच्छा। तो उस समय हालत ऐसी थी कि भाई पिताजी एक बार कर्ज से इतने परेशान हो गए थे, हमारी दोनों की शादी की, दो भाइयों की एक साथ कर्ज हो गया था। अंडर पिताजी ने खाना पीना छोड़ दिया था। अच्छा। तो पीठ में उनको स्कूल पहुंचाते थे हम। जब 7 साल ऐसे बीत गए, मैं भी नौकरी में लग गया। पिताजी ने 80 रुपया पिताजी को मिलता था, 80 मुझे मिलता था। तो 160 रुपया हो गया। तो तनख्वाह आई, फट जिस कुछ से कर्ज मांगा था उसको कर्ज दे आता था मैं अपने हाथ से। पिताजी अच्छा। जो कहीं जा नहीं सकते थे। ऐसे धीरे धीरे करके उसमें 4,000 रुपया कर्ज हो गया था। आज तो 4,000 की कोई कीमत नहीं है। उस समय की 4,000 आज की 4 करोड़ 4 मायने करोड़ नहीं की बात। रखती है। हाँ। लेकिन उस समय 4,000 रुपये से पिताजी ने खाना पीना छोड़ दिया था। हमारी जायदाद बिक जाती है, मैं ऐसा कपूत पैदा हो गया हूँ, अब क्या होता है करके चिंता से पिताजी आधे हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। तो एक दिन ये घटना मुझे विशेष याद आती है। 7 साल में पिताजी ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा मैं तो मरने वाला ही हूँ, हम्म। जाने कब मर जाऊं। ऐसा है, ये कर्ज लिख तो बता तो कितना रह गया है, हम्म। क्योंकि कर्ज शेष रहेगा। जिसके पास 10 रुपया होगा, मैं मर जाऊंगा तुझे 100 रुपया बताएंगे, हाँ। तो 10 की जगह तुझे 100 देना पड़ेगा। नोट कर। तो पिताजी ने नोट करवाया करवाया, मैं जोड़ता रहा तो 250 रुपया कर्ज शेष रहा। अब 250 रुपया कर्ज रहा, पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें कहा, 7 बार जुड़ोया मुझसे, 7 ही बार उतना ही निकला। और पिताजी वैसे तो आधी रोटी खा रखी थी पिताजी ने। तो 250 रुपया पिताजी ने कुछ नहीं समझा, छोटे से उठ करके फिर पिताजी ने कहा, मुझे भूख लग गई है,
खाना बनाओ। हम्म, अब माँ भी हड़बड़ा गई, मैं भी हड़बड़ा गया। पिताजी ने कर्ज भी बता दिया है, ये खाना खा करके सोए, अभी कैसी भूख लग गई है। मेरी ईजा ने रोटी बनाई तो पिताजी ने 6 रोटियां खा दी। अच्छा। 6 रोटियां खा दी तो ईजा भी डर गई। अब मैं तो खैर उतना वो नहीं था, ईजा भी डर गई। अब दिल में मेरे भी आया कि पिताजी ने कर्ज भी सुना दिया, अंडा ठंडा खाया इन्होंने इतना तो। ये तीसरे चौथे दिन आधी रोटी खाते थे, आज 6 रोटी खा दी। मेरी ईजा ने भी रोक दिया। ईजा ने कहा अब इतना ही खाओ, अभी कल सवेरे खा लोगे। अब उन्हें छोड़ दिया खाना, फिर सो गए। सवेरे उठे, विकलांग तो थे ही, लाठी पकड़ी तो पिताजी ने कहा देखो मैं स्कूल जाता हूँ, जा सकता हूँ या नहीं। हम्म, तो पिताजी घर से रास्ते लगे, स्कूल जाने तक हम देख के रहे। पिताजी कहीं रास्ते में भी नहीं रुके, सीधे जाते रहे। एक ही रात में उतनी ताकत आ गई थी पिताजी को। अच्छा। तब से मरते समय तक उनका वो पीठ में ले जाना, नहीं तो पीठ में सब कोई औरतें रास्ते में देखेंगे वो पीठ में पहुंचा देंगे। जो भी बटोही देखेगा उनको वही ले आता था। कभी अब मैं स्कूल से आऊंगा, देर हो जाएगी तो ऐसे लाते थे, नहीं तो मैं स्कूल से आता तब पिताजी को पीठ में घर लाता। ये चिंता ऐसी चीज होती है कि आदमी भयंकर से भयंकर रोग से सबसे ज्यादा ये चिंता होती है। हाँ। क्योंकि पिताजी को एक ही रात में उतनी ताकत कहाँ से आई होगी जो वहां से गए, नहीं तो हम पीठ में पहुंचाते थे। हाँ। तो स्कूल में चले गए सीधे। उस दिन से पिताजी फिर पीठ में नहीं, हमने नहीं ले गए। हम्म, पिताजी से आदमियों ने ₹800 हड़प दिया था। अच्छा। इस हिसाब से मैंने फिर पिताजी को पैसा नहीं दिया, क्योंकि पिताजी उस समय 700-500 रुपया पता नहीं चलता था कि कौन ले गया। अच्छा। हाँ, कहाँ क्या ऐसा कह देते थे। तब मैंने कैश अपने हाथ में रखा, पिताजी से कहा कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं उसको उपस्थित कर दूंगा। हाँ। तब से लेन देन मैंने रखा, मेरे पास रहा। आखिर में पिताजी फिर कोई ऐसे ज्ञान की बातें पूछूंगा पूछूंगा, विद्वान थे पिताजी, अकस्मात ही एक दिन चल बैठे खड़े अच्छा। खड़े। सब अधूरा ही रह गया पिताजी का। वो मुझे अब भी याद आता है कि भाई कोई भी काम समय से कर लो ठीक होता है, बेसमय का फिर कुछ नहीं होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी। बहुरे करोगे कब। हाँ, ये कहावत अब याद आती है। अब रह गया तो रह ही गया वो। हाँ। ऐसे बचपन बीता, ऐसे फिर नौकरी में लग गया। पहले अंतरिम जिला परिषद थी, हम्म, उस समय तो हम अंतरिम में लग गए थे। फिर अंतरिम जिला परिषद हटी, जिला परिषद बन गई। हम्म, जिला परिषद बन गई तो जितने भी उस समय अनट्रेंड टीचर थे, 3-3 4-4 महीने नौकरी की, सब निकल गए। अच्छा। सब निकल गए। उस समय फ्रेश फ्रेश हाई स्कूल इंटर वाले थे, वो भी निकल गए। हम्म, अब मैं दिन गिनने लगा। भाई हाई स्कूल इंटर वाले जब निकल गए हैं तो मैं तो 8 पास हूँ, वो भी 10 साल घर गृहस्थी करके नौकरी में लगा। हम्म, मैं आज ऑर्डर आएगा, कल ऑर्डर आएगा, कल ऑर्डर आएगा करके मैं इंतजार में रहा। अच्छा। मैं मेरे लिए ऑर्डर नहीं आया। मुझे हो गए 3 साल। अच्छा। 3 साल जब मैंने नौकरी कर दी, मैं नहीं निकला, तो बीच में एक सरकारी ऑर्डर आ गया, जितने भी अनट्रेंड जूनियर हाई स्कूल पास टीचर हैं वो हाँ। ट्रेनिंग कर लें। अच्छा। वहीं से सरकारी ऑर्डर निकल गया। हाँ। तो उसमें मैं भी चले गया। हम्म, अब पिताजी की उस समय 80 रुपया तनख्वाह थी, वो भी 6 महीने में एक बार आती थी, साल में केवल 2 तनख्वाह आती थी। अच्छा। उधर पूरे कुटुंब का खर्चा, उधर मेरी ट्रेनिंग का खर्चा। फिर मैंने पिताजी से कहा पिताजी आप वहाँ तो ट्रेनिंग हर महीने खर्चा पड़ेगा, आपकी तो 6 महीने में वेतन आता है, हाँ। तो कैसे मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगा, घर की हालत ऐसी है। अब पिताजी ने कहा कुछ भी है, देख लो तुम। अब मैं चले गया भीमताल। ट्रेनिंग की मैंने 2 साल। ट्रेनिंग में हम 25 लड़के तो नैनीताल से थे, हम्म, अनट्रेंड टीचर। 25 लड़के आ गए पिथौरागढ़ से। अच्छा। मैं अपने साथियों से कहा भैया मुझे पैसा दे दो यार, मुझे पैसा दे दो। तो उन बेचारों ने मेरी सहायता की। अच्छा। हर महीने जब, अब घर से तो पैसा ही नहीं मिलता था, उनसे पैसा मांगता। फिर अपने वहाँ अपना जो भी खर्चा होता था उसको ट्रेनिंग में उनसे मांग के अपना ट्रेनिंग की मैंने। ऐसी हालत थी उस समय। जब 2 साल ट्रेनिंग की, उसमें भी ऐसा हुआ एक बार, जब हम परीक्षा में बैठे तो 50 लड़के थे। हम्म, हम तो थे बीटीसी वाले, और पेपर आ गया एलटीबीटी वालों का। अच्छा। जो हाई स्कूल इंटर में ट्रेनिंग होती है, हाँ। वो एलटीबीटी वाला पेपर आ गया, हमारी समझ में आया ही नहीं। अच्छा। अब ये कोई घटनाएं ऐसी होती है जिंदगी में, भूलने लायक नहीं होती हैं। हाँ। हाँ। तो एग्जामिनर कौन आ गया उन दिनों, मुझसे जूनियर, अच्छा। हमारा ही साथी, मुझसे, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, वो जो हमारा एग्जामिनर बन के आया वो पढ़ता था 6 में उन दिनों।
अच्छा। उसने तो मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि अब हमारी तो पोअर कंडीशन ही ऐसी थी, उसी हालत में था मैं। हाँ। अब वो तो अब हमारा एग्जामिनर बन के आया ठहरा हो। अब ऐसे बैठे, उसने अध्यापकों को हिंट नहीं देने दिया। अच्छा। 2 कमरे थे, बीच में एक दरवाजा था, बीच में बैठ गया वो, जो दोनों कमरों को देख पाए। उसी के आगे मेरी सीट थी, कुर्सी में खड़ा उठा मैं, साहब आप मुझे जानते हैं करके परिचय करने को जब कुर्सी में से खड़ा उठा, तो उसने मुझे डांट दिया, अरे क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, अच्छा। न रख के कहा। तो मैं बैठ गया। बस मैंने अपना डेस्क में सिर रखा, मुझे सोच पड़ गए, अब हमारी ये कमाई सब बेकार हो गई, इनका पैसा भी कहाँ से दूं, मैं घर से क्या करूं, कैसे ट्रेनिंग ये करूं, ये समझ में को मैं फेल हो गया। हाँ। अब 2 साल का हमारा समय बर्बाद हो गया, घर की भी बर्बादी, यहाँ की ट्रेनिंग नहीं करता, घर तो देखता करके कैसे विचार आए। तो मैं सोच में पड़ गया। घंटी 1 घंटा बीत गया, अच्छा। घंटी लगी। तो हमारे एग्जाम में एक हमारे टीचर थे, बड़े सौम्य आदमी थे, बड़े भले आदमी थे। हाँ। वो प्रेम से समझाते थे। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि भाई, ट्रेनिंग पीरियड में कोई फेल नहीं होता है, कॉपी में लिख देना, चाहे तुम एग्जाम में गाली लिख दो, लिख देना कॉपी में, ब्लैंक कॉपी मत छोड़ना, वही फेल होगा। ये मेरे दिमाग में आया। तो 48 पेज की कॉपी थी, बड़ी भारी, ये आजकल ये साइंस की भी कम होती है, उससे भी बड़ी कॉपी थी, 48 पेज की। वो दिमाग में आया। तो मेरा लेख ऐसा था, 50 लड़कों में सबसे बढ़िया मेरा ही लेख था। अच्छा। तो उनका कहना मेरे दिमाग में आया। 4 पन्ने तो मैंने अपने बढ़िया लेख में लिख के दिखाए कि मेरा लेख ऐसा है। उसके बाद मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, इतने अपने तेजी में चला कि ये मुझे पढ़ पाया होगा या नहीं पढ़ पाया होगा, फिर ऐसे लिख ले गया मैं। तो 2 घंटे में मैंने 48 पन्ने भर दिए, पूरी कॉपी भर दी। अच्छा। अब कॉपी तो भर दी मैंने, एग्जामिनर के गाली लिखी, न मालूम क्या लिखा, समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन कॉपी भर दी मैंने, जमा कर दी सबसे आगे। जमा की तो फिर खड़ा हुआ मैं, फिर मैं, अब सामने ही थे, मेरे सामने ही थे, मैंने फिर भी परिचय करने वाला था। तो उन्होंने फिर डांट दिया मुझे, क्यों खड़े हो, बाहर जाओ। अच्छा। अब मैंने कॉपी जमा की, बाहर चले गया। बाहर चले गया। उसके बाद अब जो फ्रेश हाई स्कूल इंटर वाले थे, उनकी भी बिल्कुल छोटा मुंह हो गया, वो भी सोचते थे कि हम फेल हो गए। अच्छा। अब मेरे तो कहना ही क्या था, मैं तो बिल्कुल ही होपलेस था कि भाई अब मैं फेल ही हो गया हूँ। अब बाहर निकले, सब चले गए अपने अपने घरों को। जब रिजल्ट निकला हमारा, तो मैं ताज्जुब कर गया। रिजल्ट निकला, 50 लड़कों में 30 लड़के तो फेल थे, 20 लड़के पास थे, उन पासों में मैं भी निकल गया। अच्छा। सिर्फ एक मेरा नियम था कि भीमताल में एक हनुमान, वहाँ महादेव मंदिर है, हाँ। उस मंदिर में रोज आते जाते, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाने जाता, आते और जाते समय उस मंदिर में हाथ जोड़ता था, हे भगवान मेरी गरीबी देख करके मुझ पर दया कर रहा। न मालूम कोई उसी का हाथ रहा या क्या रहा, ये मुझे बहुत याद आती है। भगवान के लिए हाथ जोड़ता था मैं। पास हो गया, मुझे ताज्जुब हो गया। और आदमी भी सोचते यार, ये देखने का तो ऐसा है, ये कैसे पास हो गया, वो भी ताज्जुब करते थे। निकल गया मैं। फिर एक दिन ऐसे ही 26 जनवरी में एक फंक्शन था वहाँ। फंक्शन तो एक गाना गाया मैंने, उस गाने से हमारे क्लास टीचर इतने मोहित हो गए कि उस 26 जनवरी में मुझसे कहा भाई वो गाना सुनाओ। अच्छा। अब मैंने तब तक ऐसे मतलब स्टेज में मैं न कभी गया था, न कभी ऐसा मुझे वो था अनुभव। स्टेज में जब गया, तो मैंने जब जनता को देखा, तो कम से कम 6-7 हजार जनता थी, मैं उनको देख के डर गया। मैंने कहा इनको क्या सुनाओ। मैं स्टेज से उतर आया। अब क्लास टीचर ने फिर पकड़ा, नहीं गाना सुनाओ। अब मैं डर गया जनता से। मैंने कहा इतनी जनता में मैं अब गाना कैसे कैसे, कितने छोटे बड़े सब होंगे। मैं उनसे शर्मा भी गया, डर भी गया। तो क्लास टीचर ने छोड़ा ही नहीं मुझे। अब डर तो गया ही था। मैंने कहा यार ये छोड़ते नहीं है, मेरे दिल में आया। मैंने फिर जनता की ओर पीठ कर दी, स्टेज की दूसरी तरफ मुंह किया, खूब हाव भाव के साथ वो गाना मैंने गा दिया। अच्छा। गाना जब मैंने हाव भाव से गा दिया, तो वो हमारे जो लेक्चरर थे, एग्जामिनर, वो भी वही थे। वो भी कुछ
आश्चर्य कैसे हो गई, ये आदमी कौन है? अच्छा तो उनने पूछा होगा ये कौन है, हमारे टीचरों से। उन्होंने अच्छा कहा भाई उखलकांडा, उखलकांडा के वो भी थे उखलकांडा का है करके। उन्होंने कहा उखलकांडा तो मेरा घर है, ये कौन है? अच्छा अब जब मैं स्टेज से उतरा तो एक अध्यापक ने मुझसे खुश होकर के 5 रुपया इनाम दे दिया। उस समय 5 रुपए की बहुत ही वैल्यू थी। हाँ आजकल 500 रुपया उतना काम नहीं करता है जितना 5 रुपया उस समय 5 रुपए काम करता था। हम्म इतना उस समय पैसे की वैल्यू थी। 5 रुपया इनाम दे दिया, मैं इतना खुश हो गया। मैंने कहा मेरा तो 1 महीने का खर्च हो गया। हाँ ऐसा गाना गाया मैंने। अब उनने मुझे बुलाया, इधर आओ। उनके पास गया। उन्होंने कहा तुम कहाँ रहते हो, क्या है, कौन हो, कैसे हो करके मेरा परिचय पूछा। हाँ मैंने कहा साहब अब मेरा परिचय क्या पूछते हैं आप? उनसे बात हुई मेरी वहां पर। अच्छा कहाँ रहते हो? मैंने कहा उखलकांडा। अरे गांव का नाम बताओ यार, उखलकांडा का तो मैं भी हूँ। हाँ अब मैंने तो परीक्षा के दिन उनको पहचान लिया था, हाँ लेकिन उनने नहीं पहचाना। उसने परिचय पूछा। मैंने कहा साहब मैं उखलकांडा कालागर हमारा गांव है, हम्म ओखलकांडा मेरा ननिहाल है, अमकने मेरे मामू हैं। क्योंकि मेरे मामू को सब जानते थे, हाँ उन्हीं के गांव के हुए। हाँ वहाँ मेरा, आपके यहाँ मेरा ननिहाल है। उस दिन साहब मैं खड़ा हुआ 2 बार आपसे परिचय करने, आपने तो मुझे नहीं पहचाना शायद, तो मैंने आपको पहचान लिया था। हाँ मैं खड़ा उठा, आपने मुझे डांट दिया। ये कहा मैंने। उन्होंने कहा यार ठीक है, फिर अब मुझको नहीं पता था कोई मेरे लायक सेवा। अब मुझे, मैंने कहा उस दिन तो इन्होंने डांट दिया, अब क्या सेवा होती है? ट्रेनिंग में तो हम फेल हो गए। हाँ तो ये दिन में आया। मैंने कहा साहब सेवा तो उस दिन हो गई है जो सेवा होनी थी। उस दिन मैं हाँ आपसे परिचय करता, आपने डांट दिया। हाँ अब क्या सेवा होती है? अब गरीब आदमी है, अब क्या सेवा होती है, अब क्या होता है? अरे अरे तुम पास हो जाओगे, चिंता मत करो। न मालूम उन्होंने मेरी कॉपी देखी या क्या सोच के कहा। उन्होंने कहा तो था तुम पास हो जाओगे। हाँ जब रिजल्ट आया मैं पास भी निकल गया। फिर उनके घर में रोज आता जाता था। वैसे कुछ दोस्त जैसी भी हो गई थी। ऐसे उनसे पहचान हुई। अच्छा ऐसे हमने ट्रेनिंग काटी। ट्रेनिंग में आकर के फिर ठीक ही था, मैं साल भर घर रहा। उसके बाद नौकरी में लगा तो भाई रिटायर होने तक नौकरी भी मैंने शान से की। हाँ शिक्षक के रूप में आपका कोई यादगार अनुभव रहा हो? 2 चीजें खास यादगार वाली है मेरी। हम्म एक तो जब मैं शुरू में नौकरी में लगा, उस समय अनट्रेंड भी था, बचपना भी था। वैसे मैं विशेष कुछ शर्मीले स्वभाव का था एकदम। ऐसे जैसे आदमी आजकल बिल्कुल टैक्टफुल होते हैं, ऐसा नहीं था। हम्म तो मेरी इस कमजोरी को देख करके बहुत से लोग फायदा उठाते थे, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी फायदा उठाते थे। अच्छा तो एक याद मुझे ऐसी है कि जब मैं स्कूल में था, उस दिन हेडमास्टर साहब तो छुट्टी में थे, हाँ मैं अकेला था। एक शैतान लड़का कुछ शैतानी करने लगा। हम्म तो अब मैं उसे पकड़ के पीटूं करके सोचा, तो वो अपने घर को दौड़ जाता था, उसको पकड़ नहीं पाया। अच्छा बढ़िया बढ़िया गोते का लठ बना के ले गया। सभी बच्चे डंडे को देकर ही डर गए। अच्छा आज तो गांगी की शामत आ गई है, कहने भी लगे। हाँ तो प्रेयर में खड़े हुए तो सीधे घर जाने लगे। मैंने जरा रोबदार आवाज में कहा रुक जाओ, कहा। सब खड़े रह गए। उस बच्चे से मैंने कहा आगे बढ़। वो आगे आया। हम्म हाथ छोड़, मैंने कहा। उसने हाथ छोड़ा, एक डंडा मारा, दूसरा डंडा दूसरे हाथ में मारा, तो दूसरे हाथ को भी वो बिल्कुल छटकने लग गया। हम्म फिर मेरे पाँव में गिरा वो। उसने कहा गुरुजी मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा कभी शरारत नहीं करूंगा। अच्छा माफी मांगी, पैरों में गिरा, तब मेरा डंडा रुका। तो दूसरे दिन से पूरा स्कूल मुझसे इतना डरने लग गया, इतना कंट्रोल हो गया कि दूसरे क्या नहीं करता था। एक तो वो लड़का पिटा, उसको मैं जब मरूंगा तब भूलूंगा। हम्म अब एक लड़का पिटा मुझसे ट्रेनिंग पीरियड में। हम्म जब मैं ट्रेनिंग में था तो वहाँ हम बच्चों को पढ़ाने जाते थे, तो हमारे शिक्षक हमारे पीछे खड़े रहते थे। उनके सामने बच्चों को पीटना नहीं था, शर्मिला स्वभाव तो मेरा था ही। एक लड़का कक्षा 2 में पढ़ता था वो, लेकिन इतना शैतान था, वो मेरे काबू में आता ही नहीं था। हम कॉपी रखते थे वहाँ, वो समालोचना की, उसमें अध्यापक लिखते थे हमारी कमियों को, मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा था, तो उसको कंट्रोल हो ही नहीं पाता था। 45 मिनट मिलते थे हमको, 45 मिनट में उसको कंट्रोल करने में लगते थे, कंट्रोल नहीं होता था। अब एक हफ्ता बीता ऐसे, तो अध्यापक लिखते गए कि कॉपी में कक्षा में अनुशासन नहीं है। अच्छा
तो मैंने अपने दिल में लगाया, मैंने कहा अनुशासन तो पहली चीज है, कक्षा में जब अनुशासन ही नहीं हुआ तो अध्यापक पढ़ाएगा क्या। हाँ। मेरे दिल में आया कल को मैं इसको पीटूंगा, अध्यापक ऐसा लिखेंगे कि बच्चे को नहीं पीटना चाहिए, ये अनुशासन नहीं है, इसे पीटना नहीं चाहिए, अपने आप लिखते हैं, ये मेरे दिल में आया। तो दूसरे दिन हफ्ते बाद गया मैं वहाँ, उसी बच्चे से कहा मैंने, टॉप से कहा किताब पढ़, तो फिर नाच करने लग गया वो, कहाँ किताब पढ़ना कहाँ नाच करने लग गया। मैंने उसको 2 मारी खींच खींच करके, वो रोने लग गया। अच्छा। ज्यादा नहीं मारी उस समय, अब पीछे अध्यापक खड़े थे, अब उनसे भी डर लगती थी ये क्या कुछ कहे करके। कॉपी देखी, उसमें नहीं लिखा था कि बच्चे को नहीं पीटना चाहिए। अब मुझे को साहस आया, मैंने कहा इसको तो मैं, ये पीटता जब तो इसको मैं पहले दिन ठीक कर देता, ये नोट मैंने 1 हफ्ते खाली गलत लगा दिए। फिर अगले दिन गया तो उसी से मैंने रॉब से कहा खड़ा उठ किताब पढ़, तो अगले मार का उसने कोई असर नहीं किया, फिर नाच करने लग गया। अच्छा। वो मैंने, अब वो बच्चा तो छोटा था, जितनी जोर से मार सकता था मैंने एक झापट उसके गाल में ठोकी, तो वो बिल्कुल ऐसा गिर गया जमीन में, पता ही नहीं चला, बेहोश हो गया। करीब मॉडल में 500 तो लड़के थे, 50 टीचर मॉडल में थे, 50 हम ट्रेनिंग वाले टीचर थे, और हमारे स्टाफ करीब 20-25 हमारा स्टाफ था। सबका झुंड लग गया, इसे मर गया मर गया मर गया। अब मैं भी जरा सोच पड़ गया मुझसे क्या हुआ करके, ये सबका चारों तरफ झुंड लग गया। करीब 1 घंटे में उसको होश आया। अच्छा। सब इतने अध्यापक थे मॉडल के भी, हमारे टीचर भी, अब हम तो ट्रेनिंग वाले ठहरे ही, सबका झुंड लगा, किसी से मुझसे नहीं कहा कि तूने ये गलत क्यों मार। अच्छा। सब झुंड ही देखते रहे बस। फिर मैंने उससे कहा बेटा एक बात ऐसी है, कल से तू मेरे दर्जे में मत बैठना। अच्छा। कल से अगर तू मेरे दर्जे में बैठा, मैं तुझे तो सीधे उठा के ताल में फेंक दूंगा, क्योंकि ताल के टॉप में हमारा बच्चों का वो स्कूल था वहाँ। अच्छा। ताल के टॉप में, भीमताल के टॉप में हम पढ़ाते थे, नीचे गहराई में ताल थी। अच्छा। अच्छा। मैंने उससे कहा मैं तुझे ताल में फेंक जाऊंगा और मैं सीधे जेल चले जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तू मेरे दर्जे में मत बैठना मेरे हाथ से, अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो। तो दूसरे दिन गया वहाँ, वो बच्चा बैठा था दर्जे में। अच्छा। बैठा था, मैंने उससे कहा उठ किताब पढ़, तो खड़ा उठा चुपचाप किताब पढ़ने लगा। अच्छा। किताब पढ़ने लगा। फिर उस दिन बाद उसको मैंने, 2 साल तक हमने ट्रेनिंग की, वो 2 का बच्चा 4 में चले गया था, तो जब तक मेरे अंडर में रहा उसको मैं इतना होमवर्क देता था, बहुत ज्यादा। तो दूसरे दिन देखा पूरा होमवर्क उसका पूरा करके लाता था वो। अच्छा। तो ऐसे ऐसे 1 हफ्ता बीता, बाद में मुझे पता चला कि वो तहसीलदार का लड़का है। अच्छा। तो तहसीलदार का लड़का है करके मुझे पता चला, तो मुझे कुछ दिल ही दिल डर भी लग गया कि भाई तहसीलदार तो गजटेड ऑफिसर होता है वो। क्या पता तूने बच्चे को मारता जरूर भी, लेकिन तूने जो गलत मारा ऐसे क्यों मारा, ये मेरे दिल में आया। लेकिन तहसीलदार की मैंने सूरत भी नहीं देखी, कभी नहीं आया। और बच्चा वो इतना सीधा बन गया कि मेरे उठ करने में उठता था और बैठ करने में बैठता था। अच्छा। तो ये कक्षा 4 में चले गया था, फिर हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। तो जब हमारी विदाई हुई तो वो बच्चा मेरे पांव पड़ गया, रोने लग गया, गुरुजी ऐसे शिक्षक हमको कहाँ मिलेंगे, आप मत जाइए, हमको पढ़ाइए, हमारी जिंदगी संवारिए। वो बच्चा ऐसा कहने लगा। इतना पीटा मैंने उसको, 1 महीने तक उसके, मेरे हाथ के जो निशान थे उसके 1 महीने तक गाल में पड़े थे, वो नहीं मिटे। फिर भी वो बच्चा मेरे पाँव पड़ा, उसने खुद भी रोया और मुझे भी रोया। कहता था ऐसे गुरु हमको कहाँ मिलेंगे। शायद तो तहसीलदार जी को भी पता चल गया होगा होमवर्क देख करके, और उसको चोट खा करके ये अब शैतानी छोड़ दे रहा है करके। बाद में वो बना भी होगा तो कोई बड़ा आदमी बना होगा, ऐसे शैतान बच्चे ऐसा भी होता है। वो मेरे बहुत उसमें रहा। फिर कहता था ऐसे गुरु हमको कहाँ मिलेंगे, आप मत जाओ। अब हम तो ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, हम कहाँ रुकते थे। तो ये 2 घटनाएं जो है मेरी शिक्षक के उसमें, ये जिंदगी भर न भूलने वाली चीज है, उनको मैं कभी भूलूंगा भी नहीं, मर के ही भूलूंगा। आज के टाइम पे तो बच्चों को मारना वैसे ही वो है, आज को तो ये थोड़ी हल्की मारो उसके गार्जियन घर आ जाते हैं लड़ने के लिए। उस समय मैंने इतना पीटा, लेकिन तहसीलदार का लड़का, तहसीलदार की मैंने सूरत नहीं देखी। क्या आपको कभी कोई अजीब या कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है? ये अजीब डरावना तो ऐसा है, बचपन से ही
कुछ ऐसी चीजें थी कि मैं डरना नहीं सीखा मैंने अपने बचपन में। हाँ। न मैं कभी सबसे ज्यादा खतरनाक जंगल का राजा शेर होता है, न मैं शेर से डरता था, हाँ। और न मैं कभी ये भूत प्रेत वगैरह इनसे डरता था। अच्छा। अनुभव मेरी जिंदगी में बहुत आए ऐसे। भूत भी मैंने खूब देखे, रात में भी देखे, दिन में भी देखे, अच्छा। लेकिन न तो मैं डरता था। एक बार ऐसा हुआ, मैं बच्चा था थोड़ा, हम्म। उन दिनों मेरी ब्याह शादी भी नहीं थी, छोटा बच्चा था, अच्छा। आने जाने के साधन कुछ नहीं थे। पिताजी ने कहा बेटा वहां न्योता दे के आ, हम्म। एक गांव में भेजा मुझे। तो उस गांव में मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह थी कि आदमी दिन में भी डरते थे। अच्छा। और देखा भी मैंने दिन में ही, वो समय तो सवेरे के ही था, हम्म। धूप नहीं निकली थी, सवेरे का समय था। मैं रात ही निकल गया, दूसरे गांव में, दूर था गांव, 2-3 गांव में न्योता देना था। तो जब मैं यहाँ यहीं पर खनसों गया, तो हम्म। खनसों से इसराइल जाने के लिए एक पैदल रास्ता अब भी है, वो चढ़ाई में है एकदम। हम्म। उन दिनों तो आजकल पुल साधन सब हैं, उन दिनों कुछ नहीं था ऐसा, हम्म। लेकिन रास्ते वही पुराने थे। तो पैदल रास्ते जा रहा था, तो मैंने एक करीब 10-15 गज की दूरी में एक बंदर बैठा देखा। अच्छा। तो बंदर बैठा देखा, तो फटाफट फटाफट गया। मैंने कहा बंदर है, वो मुझे देख के डर जाएगा। आजकल के बंदर तो जरा कम डरते हैं, लेकिन उस समय जितने भी जंगली जानवर थे आदमी को देख के बहुत डरते थे। हम्म। सामने गया, वो डरा नहीं। अरे मैंने कहा ये साला डर नहीं रहा है। मैंने एक छोटा कंकर उठाया, उसके सामने ही चले गया था। हम्म। उसके सामने जब मैंने वो छोटा कंकर डाला, मारी तो नहीं, उसके सामने वो कंकर डाला मैंने, और वो मेरे सामने से उठ के कभी 50 गज की दूरी में चले गया। अच्छा। आकाश में जैसे हनुमान उड़ते थे, हम्म। ऐसे उड़ के गया। वहां क्या बन गया वो, भाबर का जैसा बब्बर शेर, अच्छा। शेर बन गया, बैठ गया वो बिल्कुल। उसकी भयंकर रूप थे, मुंह भी बहुत बड़ा, और पूंछ ऊपर खड़ी कर दी उसने, अच्छा। बैठ गया पोजीशन में। वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। अब ताजुब कर गया। मैंने कहा ये सामने वहीं पर तो बंदर था, ये वहां कूद करके शेर बन गया। अच्छा। अब शेर बनकर जरा दे तो मुझे देखता रहा, मैं उसको देखता रहा, लेकिन अब मुझसे जरा दूर ही चले गया था वो। हम्म। हम्म। अब मैंने कहा जब आ ही जाएगा तो देखी जाएगी। सीधे गया, उसके सामने से गुजरा, लेकिन वो आया नहीं। मैं अच्छा। सीधा जाता रहा, न्योता दे के आया 3-4 गाँव में। घर आया, पिताजी से मैंने इस घटना को बताया। पिताजी अमकनी जगह मैंने ऐसा ऐसा देखा। आपके समय में शादियाँ कैसी होती थी? उस समय तो शादियां भी बहुत, टाइम जो था आदमी गरीबी में रहता था, गरीबी में ही दिन काटता था। आजकल के जैसे वो नहीं थे, शादियां बड़ी सादगी से और बड़े सरल ढंग से होती थी, इतना खर्चा नहीं था। अच्छा। अब मेरी ही शादी हुई, अब तुमको विश्वास होता है नहीं होता है, तो मेरी शादी 300 रुपये में हुई थी। 300 रुपये में? 300 रुपये में मेरी शादी हुई थी। अब लगा लो उस समय कैसा होता, कैसा अच्छा। समय रहा होगा। क्या कहते हैं ये जो टेंट वेंट आते हैं, डीजे टेंट? हाँ ये डेकोरेशन का सामान होता है, हाँ हाँ हाँ। इतने में तो उन दिनों 4 शादियां हो जाती, इतना अच्छा। सामान में। आजकल वैसा है। अब मैं ताजुब करता हूँ, 1,30,000 कह रहा था वो, हाँ। इतने वो लहंगा ले गया, 28 किलो वजन था। अब वो 28 किलो वजन पहन करके वो बारात में चली कैसे होगी? 28 किलो तो लहंगा ही लहंगा हाँ। हुआ उसका। अब उसमें न मालूम क्या जड़ा था ऐसा। तो वो बता रहा था कि भाई 1,30,000 में लहंगा ले गया परसों एक आदमी। बहू भी वैसे तगड़ी थी, कह रहा था वो खुद आई थी ऐसे। गाँव में तो भाई उन दिनों को, अपने दिनों को सोच कर, तो आजकल के दिनों हमको कुछ कहना ही नहीं आता है कि भाई अच्छा। आजकल का क्या समय है, वो हमारे समय में क्या समय था। हाँ, जैसे आजकल शेरवानी पहनने लगे हैं दूल्हे, और दुल्हन लहंगे पहनने लगे हैं, तो उस टाइम पे क्या दूल्हा उस क्या पहन? समय दुल्हन तो पहनती थी आंगला घाघरा, अच्छा। पिछोड़ी, अच्छा। 3 खास आइटम, सूता, धुला, नथ, झुपझुपी, जंजीर, ये हाँ। चीजें जेवर होते थे उस अच्छा। समय। ये खास चीज थी। लेकिन न तो कोई बाजा बिरला ही बना पाता था। सूता धागुला की आम चलन थी। अच्छा। एक झगुला होता था, अच्छा। तो पूरा गांव उसी झगुले से शादी करता था। शादी होगी, उस झगुले को ले जाएगा, बर उस झगुले को पहनेगा। उस झगुले से ही ये पहचान होती थी कि ये दूल्हा है।
अच्छा। बस पूरा गांव एक झगुले से शादी करता था। आज मेरे वहां होगी मैं मांग लाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी उसको धो के दे आऊंगा, फिर दूसरे के वहां होगी वो ले जाएगा, तीसरे के वहां होगी वो ले जाएगा। इस अच्छा। प्रकार एक ही झगुले से पूरे गांव में शादी होती थी। जो अपने को हम कुब्बत ताकत मानते थे वो अब के वक्त में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। जबकि हम भूखों मरते थे, खाने को नहीं होता था, कंदमूल फल खा करके हमने अपनी जिंदगी गुजारी। हम्म। लेकिन आज हम खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं खूब, लेकिन फिर भी वो कुव्वत नहीं है। हाँ, आपने भारत को आजाद होते हुए देखा, कई बड़े-बड़े बदलाव देखे, तो आज के भारत को आप किस हिसाब से देखते हैं? उस समय तो जब शुरू में भारत आजाद हुआ था, मुझे वैसे ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन जब गांधी जी को गोली लगी थी तो उस समय हमारे गांव में कहते थे गांधी बुड्ढा मर गया है, गांधी बुड्ढा मर गया है, इतनी याद है मुझे। हुँ। लेकिन जब उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे पहले पहले, हुँ। तो कुछ ऐसा होता है जो चीजें कोई नई नई चीजें होती हैं उनमें बदलाव जरूर होता है। हाँ। उस समय तो नेहरू जी की इतनी मान्यता थी, वैसे मान्यता तो आज मोदी जी की भी चली रही है। हाँ। उस समय तो आदमी आदमी की मदद करता था, कुछ भी था मेल से रहते थे, और आदमी ये सोचता था भाई ये इसको ठोकर लग गई है, इसको संभालें, इसको सहारा दें। लेकिन आजकल तो आदमी ऐसा वातावरण तो है, आदमी को ठोकर लगी वो नीचे गिरे, इतना उसके आके और उसके उस समय के समय में अंतर देख रहा हूँ मैं। उस समय का समय बड़ा अच्छा था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि भाई एक मैं होता और कोई नहीं होता। हाँ। अब आज का समय ऐसा है कि भाई मैं भी नहीं खाऊं तू भी मत खा, तीसरा खाएगा। राजीव गांधी तक तो बड़ा अच्छा समय रहा, अच्छा। लेकिन राजीव गांधी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब ऐसे ही हुए। देश को आगे बढ़ाने की किसी बाजे बिरले ही ने सोची होगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हाँ। तो जो उनके विचार थे वही विचार मेरे भी हैं। जैसे आज के टाइम पे मोबाइल चल गया, इंटरनेट चल गया और सोशल मीडिया बहुत ही चल गया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है कि हमें कुछ लाभ मिल रहा है इन चीज़ों से? देखो भैया, हमने तो इन चीजों का नाम भी नहीं सुना। हाँ। हमारे जमाने में ये चीजें कुछ थी नहीं। हाँ। बस उन दिनों हमारा सहारा था दूर चिट्ठी पत्री। हाँ। चिट्ठी पत्री कभी महीने में 2 महीने में जाती थी, या रजिस्ट्री नहीं करोगे तो कहीं कोई चिट्ठियां वैसे डाक खानों में रास्ते ही में गायब भी हो जाती थी। सहारा ही वही था, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। मोबाइल तो ये बहुत बाद में चले, जब मैं रिटायर हो गया था तब रिटायर मोबाइल चले। मेरा मन करता था भैया मैं मोबाइल कभी खरीद पाऊंगा, हुँ। लेकिन आज तो देखता हूँ हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, दूध पीने वाले बच्चे का पास में मोबाइल है। आज तो वो समय हो गया है। हाँ। इनका अगर आदमी सदुपयोग करे हाँ। तो ये फायदेमंद है, हाँ। अगर दुरुपयोग करे तो ये नुकसानदेह भी है। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि इनका आदमी दुरुपयोग ज्यादा कर रहा है, सदुपयोग कम कर रहा है। हाँ। नहीं तो मोबाइल है, जहाँ हम चिट्ठी नहीं जाती थी, संदेश नहीं भेज पाते थे, अब आजकल तो ऐसा है भाई वीडियो कॉल करो, सामने आमने परिवार की तरह बात कर लो। हाँ। ये सुविधा ये हुई। हाँ। अब आदमी इतना दूर जा रहा है, उसको टाइम नहीं मिलता था, चिट्ठी नहीं मिल पाती थी उस समय। आजकल मोबाइल से कह दो, वो कभी नहीं कहेगा भाई मुझे आपने संदेश नहीं भेजा। हाँ। ये टाइम की बचत, जहाँ उसको उल्टी लीक में चलाओगे तो उसका सदुपयोग वो तो अच्छा है, हाँ। लेकिन जहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, लड़की लड़के आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, परिवारों की बदनामी हो रही है, ये गलत दुरुपयोग जहाँ कर रहे हैं, ये इससे नुकसान भी हो रहा है। हाँ। आज के समय में आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? आज के समय में अब मैं कैसे बताऊं, आप ऐसे ही समय व्यतीत कर रहे हैं भाई। किसी से कहने में भी डर लगती है, जाने कौन क्या कहता है। अब हमारे समय में तो ऐसा था, सयानों का आदर था, डरते थे हम सयानों से, कुछ गलत बात कह भी नहीं पाते थे, उनकी राय लेते थे। लेकिन आज समय ठीक है, समय कट रहा है, चल रहा है। जो अपने लिए भला करेगा उसके लिए भला कर दो, जो अपने लिए बुरा करता है तो भाई अपना चुप रहो। लेकिन अंतर बहुत है, रात और दिन का अंतर समझ रहे हैं हमारे समय में और आज के समय में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा, परिवार या फिर कुछ और? खुश रहने के लिए वैसे तो पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, हाँ। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि अपने खुश रहने के लिए आदमी अगर प्रेम से रहे, प्रेम रहे आदमी में, हुँ। तो सबसे खुशी मुझे उसमें होती है।
अच्छा। परिवार प्रेम से रहे, भाई बंधु प्रेम से रहें, इष्ट मित्र प्रेम से रहें। तो मैं तो सबसे शांति उसी में महसूस करता हूँ। और आदमी अलग अलग अपने मन के विचार है, पैसा पाई कुछ नहीं है, पैसा है उसके पास अंदर। अब परिवारों में प्रेम नहीं है तो वो पैसा क्या करेगा। हाँ। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आदमी के पास शांति है, प्रेम है, तो सबसे बड़ा तो वही है। लेकिन आजकल ये समय में बिल्कुल अपोजिट सोच रहा हूँ। आजकल प्रेम से भाई भाई नहीं रह रहा है, और तो और रह गए, आदमी आदमी को काटने की सोचता है। तो ये मेरे पसंद नहीं है। ये पैसा पाई और परिवार कुछ नहीं। जब आदमी में प्रेम है सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ। और अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश तो मैं देना चाहता, जब कोई सुने, जब कोई माने। मेरा तो सभी से मैं शिक्षा देता भी हूँ। हाँ। सबसे कहता हूँ भैया 2 दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी में क्या करोगे। आदमी बुरा करता है तो वही उसके बाद में यादगार रहती है, बुरा भला करता है तो वही यादगार रहती है। आदमी से अगर भला नहीं होता है तो वो बुरा भी न करे। हाँ। कम से कम अपना प्रेम से तो रहे। मैं तो सोचता हूँ कि प्रेम से रहो, भाई भाई प्रेम से रहो, परिवार प्रेम से रहे, कुटुंब प्रेम से रहे, और इष्ट मित्र प्रेम से रहें। अगर ऐसे एक परिवार प्रेम से रहेगा तो गांव प्रेम से रहेगा, एक गांव प्रेम से रहेगा तो इलाका प्रेम से रहेगा, जिला प्रेम से रहेगा, फिर अपने पास प्रदेश प्रेम से रहेगा, देश प्रेम से रहेगा। तो अगर देश प्रेम से रहेगा तो शायद तो दूसरा देश उसके ऊपर आंख उठा के भी नहीं हिम्मत करेगा। हाँ। तो ये मैं सोचता हूँ अगर ये परिवार आदमी मिलजुल के रहे, सब वो होता तो बाहर का आदमी शायद हो एकदम उसके लिए अपोजिट करने के लिए हिम्मत नहीं रखेगा। हाँ। तो मैं तो एक यही सोचता हूँ कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि सबको एक डोर में बांधती है। आदमी प्रेम से रहे, जीव जंतु प्रेम से रहे, सब प्रेम से रहे तो शायद हो। मेरा ख्याल है कि दुनिया कुछ की कुछ बन जाए। किसी से जलन मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, अपना प्रेम से रहो। भगवान सबसे ऊपर है, भगवान किसी को देता है, गरीब भी भगवान बनाता है, सामर्थ्य भी भगवान बनाता है। उस पर विश्वास करो, उसकी पूजा करो। अब जितना भी जिसके पास जो कुछ है उसमें अपना शांति रखो, अपना प्रेम से रहो, प्रेम से अपनी जिंदगी काटो। मेरा तो संदेश जब तक रहूंगा सबको, जो मेरे संपर्क में आएगा उसको यही संदेश दूंगा। दादाजी, आपने जो सीखा, जो हमें सिखाया, वो आपका या हमारा ही नहीं बल्कि इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उन सब के लिए एक खजाना है। उनको कुछ न कुछ सीख इससे जरूर मिलेगी। ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर इस मेरी शिक्षा को अधिक से अधिक लोग ग्रहण करें, कोई भी इसको देख के सुने और इस पर अमल करे तो शायद हो उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो। ये मैं आशा भी करता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी किताब हमारे बुजुर्ग हैं। उनको पढ़िए, उनको सुनिए और उनसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपने घर के बुजुर्गों के साथ 2 पल 2 मिनट जरूर बैठिए और उनसे बातें कीजिए। नमस्कार।